नमस्कार। एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम हर डॉक्टर में आपका स्वागत है। इस बार हमारे पास बहुत खास मेहमान और बहुत सारे मसले हैं खास बातचीत के लिए। डॉक्टर अचल गुलाटी, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर के वाइस चांसलर और प्रेसिडेंट डॉक्टर अचल गुलाटी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अचल गुलाटी वैसे तो ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, कान, नाक और गले के एक्सपर्ट हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर गुलाटी मेडिकल फील्ड की एक बहुत बड़ी हस्ती है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो भारत का सरकार का होता है, जो पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों पर निगरानी रखता है, उनके संचालन को देखता है, उसके चेयरपर्सन रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और भारत सरकार की जो मेडिकल सर्विसेज हैं पूरे ऑल इंडिया में, उस मेडिकल सर्विसेज के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। बहुत सारे पद मौलाना आजाद कॉलेज में प्रोफेसर एमेरिटस रह चुके हैं, जीबी पंत मेडिकल कॉलेज दिल्ली में डायरेक्टर प्रिंसिपल रह चुके हैं, बहुत सारी। लेकिन जो आज हमने खास विषय चुना है, बात तो शुरू करना चाहते थे हम कि देश की मेडिकल हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, आपने पूरे ऊपर बैठकर देखा है सब, लेकिन अचानक बात चल पड़ी कुछ और, तो एक नया विषय हम आज शुरू कर रहे हैं। नई जानकारियां। कभी कभी नीरज ने कहा था, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। तो हर रोज बदलती दुनिया में सभ्यता और संस्कृति पत्थरों के युग से चांद तक, मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी है। भारत की मानव सभ्यता की बहुत सारी उपलब्धियां हम गिना सकते हैं, लेकिन हर रोज बदलती दुनिया में मेडिकल साइंस भी और कंप्लीट साइंस भी उसी रफ्तार से बदल रहा है। सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि रेट ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। और इसलिए जो कल, आज जो पीछे रह गया है सामने है, कल पुरानी बात थी, लेकिन आज जो रिलेवेंट है वो कल अप्रासंगिक हो जाता है। और आने वाले कल में, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे इस बात को, कि जिसको हम एडवांस स्टडीज कह के पढ़ते थे, उसको हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस कह के पढ़ा रहे हैं। तो रोज दुनिया बदल रही है, रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज मेडिकल साइंसेज में नए इनोवेशन हो रहे हैं, टोटल लाइफ में नए इनोवेशन हो रहे हैं। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में किस तरह मरीज के इलाज की तकनीक, सोच, उसकी फिलॉसफी, उसकी भी एक फिलॉसफी होती है इलाज की भी, वो सब ड्रास्टिक चेंज आ गया और मरीज की सोच में भी चेंज आ गया। तो डॉक्टर गुलाटी से आज हम बात करेंगे इस बदलती हुई मेडिकल साइंस की दुनिया के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत। और इस बात से कि एक बार किसी बार ने बचपन में पढ़ा था, प्लेग हुआ था, प्लेग महामारी थी और चूहों से फैल गई थी और दुनिया में हजारों लाखों लोग मर गए थे। फिर चेचक आई, फिर टीबी आई, और लोग ऐसे डरते थे बचपन में, हम चेचक का टीका लगाओ, टीबी का टीका लगाओ, सब इरेलेवेंट हो गया, कोई नाम नहीं ले रहा आज। और उसके बाद कोरोना आई, अब कोरोना को भूल रहे हैं लोग। तो बीमारियां, महामारियां आती हैं, कैंसर आया, एड्स आया, डरे लोग, कोई ना कोई रास्ता निकाला मानव सभ्यता ने, मानव संस्कृति ने, आपके वैज्ञानिकों ने। रोज बदलती दुनिया। अब हमें इस बदलती दुनिया में आज प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि हर आदमी कह रहा है रोबोट से इलाज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ रही है, क्लोन बन रहा है और जेनेटिक थेरेपी हो रही है। तो इन सब की बदलती दुनिया में आप क्या देखते हैं कि मेडिकल साइंसेज के इस बदलाव से बेसिक फिलॉसफी ऑफ इलाज की बेसिक आधारभूत जो एक दर्शन होता है डॉक्टर के दिमाग में, उसमें क्या चेंज आया, तौर तरीकों में क्या चेंज आया, मरीज की सोच में क्या चेंज आया, मरीज के व्यवहार में क्या चेंज आया, और उसके अकॉर्डिंगली आने वाला कल कैसा होगा हमारा। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। अच्छा लगा यहाँ आके, और जो आपने विषय चुना है वो विषय एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विषय है आज के ज़माने में। जैसा कि मैंने कहा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदला, वक्त उसको बदल देगा। अभी अनिल जी ने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं 1982 में पीजीआई चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, तो एक पेपर होता था, पेपर 4, जिसमें रीसेंट एडवांसेस इन मेडिसिन पढ़ाया जाता था।
इतने सालों में वो रिसेंट एडवांसेस आज हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन बन गया, लेकिन वो तब की बात है। आज की बात जो मैं आज पढ़ूंगा वो पहले 40 साल में हिस्ट्री होता था, वो आज 10 साल में हिस्ट्री होगा, और हो सकता है आने वाले समय में वो बहुत जल्दी हिस्ट्री बन जाए। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो हमारी मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जहां एक हुनर तो है, लेकिन हुनर के साथ साथ मुझे साइंस ने जो मदद दी है मेरे को आगे बढ़ने में, वो एक बहुत ही सराहनीय मदद है। साथ साथ मेरी नॉलेज बढ़ी है, लेकिन मरीजों की नॉलेज भी बढ़ी है। आज मरीज वो नहीं है कि जिसको मैं जो कह दूं वो मान जाएगा। जिसको जो मैं कहता हूं वो घर जाकर के पहले देखेगा कि मैंने ठीक बोला है, या वो आने से पहले ही प्रिपेयर होकर के आएगा कि जो मैं पूछने जा रहा हूं कि डॉक्टर मुझको सच बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इंटरनेट पे तैयार होके आते हैं, बिल्कुल इंटरनेट पे तैयार होके आते हैं बिल्कुल, कि इंटरनेट में मेरी बीमारी क्या और इसका इलाज क्या, दुनिया में बेस्ट डॉक्टर कौन सा, बेस्ट इलाज क्या, कई डिस्कस करके आते हैं पहले से। लेकिन देखो, इंटरनेट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दुनिया है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स के अंदर क्या ठीक है क्या गलत है, ये एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है। इंटरनेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, क्या फिल्टर करना है क्या नहीं फिल्टर करना है, ये सारी जो चीजें हैं ये मुझे बहुत सोचनी पड़ती हैं। सब कुछ सत्य नहीं है इंटरनेट के ऊपर, बहुत कुछ देखा देखी है, सुना सुनी है, लेकिन मेडिकल साइंस देखा देखी पे विश्वास नहीं करती। उसको एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन चाहिए, और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए हमारी जो पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, एडवांसेस, ये सारे काम आते हैं, और यहां पे जो है वो डॉक्टर का हुनर काम आता है। सिर्फ इंटरनेट से काम नहीं होता। अगर इंटरनेट से काम होना होता तो आज सारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएं, नर्सिंग कॉलेज बंद हो जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाएं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हां, इंटरनेट ने एक जागरूकता लोगों में पैदा की है कि मैं किसी को गलत राय नहीं दे सकता हूं, चाहे इंटरनेट पे गलत हो या ठीक हो, वो वक्त के साथ साथ वो भी इंप्रूव हो जाएगा कि मेरे को इंटरनेट के ऊपर ठीक चीजें मिलने लगे। डॉक्टर साहब, ये जो मैं शुरू करता हूं कि बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हीमोफीलिया से लेकर के और ब्लड कैंसर तक के इलाज होते हैं, ऐसे ही जीन थेरेपी शुरू हुई, और ये भी स्टेम सेल का इलाज, स्टेम सेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बैंक बन गए बड़े बड़े, बच्चे के पैदा होते इसकी नाभि निकाल करके, इसका कोई उपयोग हो रहा है स्टेम सेल का? जी बिल्कुल। देखिए, ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी जो है, ट्रांसप्लांट की साइंस जो है, वो आज के दिन में उसने एक हेल्थ एस्पेक्ट बदल दिया है। क्या क्या ट्रांसप्लांट होता है मेरे कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, आंख के आगे की जो एरिया है, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, पैंक्रियास ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, बोन ट्रांसप्लांट, ये सारे मेरे ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वो एक किसी मकसद से होते हैं। अगर मेरे वो शरीर का अंग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो अगर मेरे को एक डोनर मिलता है, अच्छा मैचिंग डोनर मिलता है, जो बेस्ट डोनर होता है वो मेरा रिश्तेदार होता है, अगर वो मेरे को मिलता है और वो मैं ट्रांसप्लांट करके अपने शरीर में लगवाता हूं, तो मेरे शरीर का जो अंग खराब हो रहा था उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो मेरी चीजों को एक्सेप्ट करता है, दूसरों की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस चीज के लिए जब ट्रांसप्लांट होता है तो एक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी हो जाता है। ये नहीं कि हर ट्रांसप्लांट काम करेगा, ट्रांसप्लांट कई रिजेक्ट भी हो जाते हैं, और जब रिजेक्ट होते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास निदान है, उसके लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं, दवाइयां देते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ट्रांसप्लांट में आते हैं। इसी आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हमारे पास ल्यूकीमियाज आते हैं, हमारे पास थैलासीमियाज आते हैं, ये सारे जो हैं कई चीजें हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से निदान होते हैं। क्योंकि बोन मैरो क्या है? बोन मैरो मेरे एक शरीर का हिस्सा है जो कि एक ब्लड सेल्स बना रहा है, और वो अलग अलग एरियाज में जाते हैं अलग अलग रूप लेकर के। तो वहां से अगर वो खराब बन रहा है तो सारे शरीर में वही खराबी फैलती है। तो जब मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके अपना एक सिबलिंग का, जिसका मेरी पूरी मैचिंग है, डीएनए मैचिंग है, एचएलए मैचिंग है, ब्लड ग्रुप मैचिंग है, जब मैं वो डालता हूं उसके अंदर, तो मेरी बोन मैरो में से जो खराब सेल्स निकल रहे थे वो ठीक निकलने लगते हैं। तो जो मेरी को बीमारी है प्राइमरी, वो बीमारी मेरी चेंज होकर के स्वस्थ तरीके से बाहर में निकल आता हूं मैं। क्योंकि जो बोन मेरो जो खराब हो गई थी, उस बोन मेरो को ठीक नहीं कर सकते, वो तो रिप्लेस ही हाँ, रिप्लेस किया मैंने उसको। तो मेरे सेल्स हैं वो मैंने अच्छे वाले डाले, और वो सेल जब अच्छे क्रिएट करते हैं तो खराब वाले अपने आप पीछे रह जाते हैं। अगर मैं मोटी मोटी बात में इस तरीके से बिल्कुल ऐसे आम आदमी ऐसे समझ सकता है। जी, इसके बाद ये जो स्टेम सेल जो अपन सेव करके रख रहे हैं, क्या इसका उपयोग हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, स्टेम सेल क्या है? मेरे शरीर का जब बच्चा जब बनता है तो एक पर्टिकुलर सेल होता है, ओमनीपोटेंट प्लुरिपोटेंट सेल होते हैं, वो फिर आगे
फैलने लगते हैं, तो वो एक हर ऑर्गन उसी के से लिए बच्चा बनता है। उसी से आगे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। कोई लिवर के लिए बन जाता है, कोई पैंक्रियास के लिए बनता है, कोई मेरे स्ट्रक्चर के लिए बन जाता है। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये जैसे मैं उनको बोल्ड करता हूं, ये वैसे रूप ले लेते हैं। तो जो स्टेम सेल हैं, जब मैं बच्चा पैदा होता है उस समय मैं उसके जो पैदाइशी जो खून होता है उससे निकाल सकता हूं, या बोन में कई स्टेम सेल्स में उसको जनरेट कर सकता हूं, और उससे जो टिश्यू जनरेशन है वो स्टेम सेल से मैं नए टिश्यूज जनरेट कर सकता हूं। ये पूरी तरीके से अभी है, कई एरियाज में बहुत कामयाब है, कई एरियाज में रिसर्च शोध जारी है उसका। जैसे जैसे वक्त बढ़ते जाएगा ये शोध बढ़ता रहेगा और मेरा सक्सेस रेट बढ़ता रहेगा। आज के दिन में मैं आज कॉर्निया ट्रांसप्लांट की बात करता हूं या मैं स्किन ट्रांसप्लांट की बात करता हूं, वो जो स्टेम सेल उसका एरिया है वो उस सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट करेगा ताकि मेरा वो स्ट्रक्चर बन जाता है। डॉक्टर साहब आप ईएनटी के भी हैं जी। मैं ये करूं कि कोई सुन नहीं रहा है बाई बर्थ और उसके बच्चे की स्टेम सेल, देखिए क्या उससे कान का पर्दा बन सकता है? देखिए मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करता हूं। जी। अगर मैं पैदाइशी नहीं सुनता हूं तो इसके कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारण होता है जेनेटिक। जी। मेरी जीन्स के अंदर जो मेरा बहरेपन का इशू है वो मेरा पैदा हो जाता है। पैदा होने के बाद जब वो नहीं सुनता है बच्चा, उसको मेरे को डिटेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं डिटेक्ट नहीं करूंगा तो और प्रॉब्लम्स होंगी। खुदा ने मेरे को एक दिक्कत दी न सुनने की। अब आप सोचिए बच्चा बोलता कैसे है। बच्चा सुनता है, तब बोलता है, उसके बाद सीखता है और वो बोलता है। जी हाँ। अगर वो सुनता नहीं है तो बोलता भी तो वो बोलेगा भी नहीं। तो खुदा ने मेरे को एक दिक्कत दी, और एक डॉक्टर होने के नाते अगर मैंने वो दिक्कत समय पर ना डिटेक्ट की तो मैंने दूसरी दे दी। सो ये बात मुझे रखनी है कि जल्दी से जल्दी मुझे डायग्नोस करना है। अब उस कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी का क्या कोई मेरे पास जेनेटिक मॉड्यूलेशन मैं आज के दिन नहीं, कल को जरूर कर पाऊंगा, लेकिन कई जगह में अगर मेरा नहीं सुनता है तो कॉक्लियर इम्प्लांटेशन टेक्नोलॉजी है मेरे पास। वो मैं एक सुनने के लिए मेरी एक आवाज जाती है और कान का जो अंदर का इलाका है वहां से वो आवाज ब्रेन तक एक नर्व के थ्रू जाती है। वहां पे अगर मेरी दिक्कत होती है, नर्व ही सूखी हुई है, नर्व सूख, तो मेरे को कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के थ्रू मेरी उस नर्व के थ्रू मेरे को ऊपर आवाज जाती है। तो एक कृत्रिम सॉर्ट ऑफ आवाज जो है वो मैं जनरेट करके बच्चे को सुनाना शुरू कर सकता हूं। आपने पर्दे की बात बोली। पर्दा एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। पर्दा पैदाइशी कई बार होता है कि पैदाइशी पर्दा नहीं है। एक पूरा जो अंदर हमारे कान के अंदर एक हवा का एक कैविटी होती है वो पूरी सॉलिड बन जाती है, लेकिन पर्दा ऐसा जो है वो अलग से नहीं होता। एक उसमें इंफेक्शन आ सकती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है और पर्दे में, कान के अंदर इंफेक्शन हो गई, पर्दे में छेद हो गया, वो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो ठीक हो जाता है। अंदर हड्डियां होती हैं वो भी बदल सकती है, वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी बदल सकते हैं। जो इनर ईयर है, जो कॉक्लिया है, वहां पे जाकर के हमारे को फिर एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फिनिश चाहिए होता है, जो हम कॉक्लियर इम्प्लांट या ब्रेन स्टेम इम्प्लांट। अगर मेरी वो नस भी नहीं है तो मेरे ब्रेन स्टेम इम्प्लांट तक मैं जा सकता हूं। अच्छा। तो ये जो है नए एरियाज हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट अब काफी कॉमन हो गया है। हमारी भारत सरकार हाँ। उसको फंड भी करती है, जी हाँ। हमारे प्रधानमंत्री भी उसको एनकरेज करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स उसको एनकरेज करती हैं। जो ब्रेन स्टेम इम्प्लांट है वो अब नेक्स्ट जनरेशन है, उसके और आगे जाकर के ये मेरा कान है, ये मेरा इनर कान है, ये मेरा ब्रेन है। तो यहां तक का तो कॉमन हो गया, लेकिन यहां तक के जो रिप्लेसमेंट है वो मेरी अब नेक्स्ट फेज के अंदर वो बहुत ब्रेन में कुछ लगेगा ताकि यहां से यहां जैसे वायरलेस जाता है, बिल्कुल ऐसे वायरलेस तरंगे जाएगी और वो ब्रेन में कन्वर्ट कर देगी आवाज क्योंकि मैंने सुनना क्या, आखिर यहां से आवाज जाती है, बाहर के कनाल में जाती है, कान के पर्दे पे जाती है, पर्दा हिलता है, अंदर हड्डियां हैं छोटी, वो हिलती हैं, और वहां से फिर मेरे कान के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, और वहां पे मेरी जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी ब्रेन पे जाती है। तो एक ये सर्किट सा है, और कहीं ना कहीं जहां भी सर्किट टूटता है अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं तो आइदर रिप्लेस और रिपेयर। बिल्कुल रिप्लेस और रिपेयर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी डॉक्टर साहब, ये बीच में क्लोन बना था, बहुत बड़ा सुना था कि भेड़ का क्लोन बन गया, ये बन गया, ये फिर आदमी का भी क्लोन बनाने की बात चली, और फिर एक तरह से मानव सभ्यता ही डर गई इस बात से। देखो, क्लोन का कंसेप्ट आज से नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। अगर मैं इसको जाऊं तो क्लोन एक से मैंने दूसरा बना लिया, तीसरा व्यक्ति बना लिया। पिक्चरें आपने देखी होंगी, शुरू से क्लोन्स की आ रही है, पुराने ग्रंथों में भी जिक्र है। मैंने हाथ यूं किया तो 6 बच्चे पैदा हो गए, 10 बच्चे हो गए, 100 बच्चे हो गए, तो ये सब कुछ वो कहते हैं कि पसीने से बच्चा पैदा हो गया। लेकिन बात इसमें यह कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो था ना, थॉट तो था ना, थॉट था, यस। चाहे कितनी भी पुरानी किताबें हैं, अगर वो थॉट है उसके अंदर तो किसी के दिल में वो विचार आया। जब वो विचार आया तो उसको आज साइंस उसको एक ओरिजिनलिटी में बदल रहा है। अब क्लोन क्या है? मेरी ही जेनेटिक जो मेरा कंस्ट्रक्शन है
उसी का अगर मैं एक डुप्लीकेट बनाता हूं जी। तो मेरी हर आदत का वो क्लोन, वो मिरर इमेज बन जाती है। बिल्कुल। तो एक बनाया, 2 बनाया, 5 बनाए, ये एक तो हम फैसिलिटी तो किसी को मरने ही ना दें, लता तो- मंगेशकर का क्लोन बना दो, लता मंगेशकर बनती रहेगी। हो सकता है कल में जरूर ऐसा रहेगा। ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। जी जी। तो ये एक बड़ी नई बात आई है कि क्लोन बनेगा तो वैसा इंसान जिंदा रखा जा सकता है सदियों तक। बिल्कुल। हमने इतिहास में पढ़ते रहते हैं कि साहब वो व्यक्ति अमरत्व प्राप्त था, अमर रहा, उसके बाद अमरमणि थी, वो कभी मरा ही नहीं, मर सकता नहीं था। तो क्या पता इसी तरह जिंदा रखा जा सके एक आदमी को अनंत काल तक। लेकिन- वैसा का वैसा। बात वही है, विचार किसी के दिल में आया उस समय कुछ तो होगा जी ना। जी जी जी, ठीक बात ठीक है ना। आज अगर पुष्पक विमान में कोई गया तो एक विमान का कंसेप्ट तो कंसेप्ट तो दिमाग में था। हवाई जहाज जी, घूमते रामायण में भी था। कंसेप्ट जी। था मेरे पास विमान का। डॉक्टर साहब, आप एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, उसके हेड एक तरह से, और उस मेडिकल काउंसिल में भी रहे हैं, मेडिकल कमीशन में भी, नेशनल मेडिकल कमीशन जो यूनिवर्सिटीज को देखता है। आमतौर पे क्या है कि मरीज के दिमाग में कंसेप्चुअली वो एक भ्रम होता है, कैसा अस्पताल चुने। बाद में यहां से शुरू करना हूं। आजकल 5 स्टार अस्पताल बन रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन, नर्सेज जैसे कपड़े पहने, कंपाउंडर जैसे कपड़े पहने, और टाइम से हो रहा है, सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है, और ऐसा जैसे इंप्रेशन पड़ता है कि आप पता नहीं कहां गए। अस्पताल चुनते समय आदमी को कई तरह के भ्रम हो जाते हैं और कई तरह के इल्यूजन में जीता है आदमी की, ऐसा अस्पताल चुनो, वैसा अस्पताल चुनो। सुविधाओं को देखूं, कई बार क्या होता है कि मरीज के साथ जो अटेंडेंट होता है ना, वो अपनी सुविधा देखते हैं, यार या मैं आसानी से ऊपर तक जा सकता हूं, अंदर तक जा सकता हूं वार्ड्स में, या मेरी चल रही है, यहाँ सुनी जा रही है बात, तो वो उसमें मरीज के हित भी नहीं देखता। कई बार जो अटेंडेंट होते हैं, जो भर्ती कराने के लिए आते हैं, वही सुविधा देख लेते हैं अपनी। तो अस्पताल चुनते समय किन बातों को ध्यान रखना है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा। एक शब्द होता है हाउस, एक शब्द होता है होम। जी। हाउस और होम में क्या फर्क है? हाउस एक बिल्डिंग है, मैं जितना मर्जी सुंदर हाउस बना लूं, कुछ नहीं, पैसा लगा दिया, हाउस बन गया। होम होता है जहां पे एक खानदान मिलजुल कर रहता है, जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पे आपस में प्रेम, बंधन, प्यार सब कुछ बना हुआ है। यही एक अस्पताल का है। अस्पताल एक बिल्डिंग है, उस अस्पताल को कैसे चलाना है, कैसे रहना है, कौन उस अस्पताल में रहते हैं, वो उसको एक अच्छा अस्पताल बनाते हैं। तो इस बात को अगर आप लेकर के चलें, मेरा अस्पताल एक ऐसा होना चाहिए जहां पे मैं एक मरीज नहीं, एक व्यक्ति, एक इंसान के रूप में देखा जाऊं। जी। अगर मैं सिर्फ एक मरीज बनकर रहूं और एक मशीन बनकर रहूं और एक क्लाइंट की एज तरह। ए क्लाइंट बनकर रहूं, तो वो अस्पताल अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पे एक पर्सनल इशू आ जाता है, जहां पे वहां पे वो मेरा एक अस्पताल जीवित इंसान सामने। बिल्कुल। और मैं वहां पे किसी एक बीमारी डायग्नोसिस के साथ नहीं आया, मैं एक सिम्टम के साथ आया हूं। जी। उस अस्पताल में उस सिम्टम को हैंडल करने के लिए क्या इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि उसको हैंडल कर सकें? उसमें इतने सारे विशेषज्ञ हैं जो उसको एक होकर के देख सके? अगर मैंने सिर्फ एक ईएनटी का अस्पताल बनाया और मेरे को उधर कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए जहां पे मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी। आज अगर मैं महात्मा गांधी अस्पताल को देखता हूं, तो वहां पे हर डिपार्टमेंट है, बेसिक डिपार्टमेंट्स, ब्रॉड स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स। आज अगर वहां पे किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, या लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ये सब चीजें एक मैकेनिकल चीज है। लेकिन उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या हैं, कितनी केयर होती है मरीज की, ये उस पर निर्भर करता है कि मेरे अस्पताल मेरे को कितना सपोर्ट कर सकता है। तो अगर कार्डियोलॉजी का मरीज है, तो साथ में किडनी वाला, लिवर वाला, ईएनटी वाला, फिजिशियन, गायनी, सब डिपार्टमेंट इक्विपमेंट भी होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। एडवांसमेंट। और खाली इक्विपमेंट नहीं, इक्विपमेंट को चलाने वाला और इक्विपमेंट को जानने वाला, ये बहुत जरूरी है। तो जब ये पूरा सब कुछ होता है, तो उस तरह का अस्पताल चाहिए। देखो, हर इंसान कहता है वो अस्पताल बहुत अच्छा है, कमरा इतना सुंदर था, एसी था, टीवी लगा था, सोफे थे। मरीज को तो बिस्तरा चाहिए, मरीज को अच्छा डॉक्टर चाहिए, मरीज को अच्छी नर्स चाहिए, मरीज को अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए। वो बिस्तरे पे लेटा हुआ हो सकता है वो बेहोश हो, होश हो, जो भी है वो बीमार है, उसको एक बिस्तरा चाहिए। टीवी किसको चाहिए ज्यादा? या तो जब मरीज ठीक हो रहा है, या उसके रिश्तेदारों को सोफे चाहिए, उसके रिश्तेदारों को बिल्ले के लिए चाहिए, टेलीफोन चाहिए, फलानी चीज चाहिए। तो वो एक 5 स्टार फैसिलिटी बनती है। लेकिन मेरे को एक अस्पताल मेरे ट्रीटमेंट के लिए, निदान के लिए चाहिए, और वहां पे मेरे को एक मल्टी स्पेशलिटी, मेरे घर जैसी एक जो हो प्यार आपस में। तो डॉक्टर और मरीज का वो रिश्ता होना चाहिए जो घर में आपस में हो। डॉक्टर साहब, एक मेरे मन में सवाल इसलिए है कि बचपन से हम देखते थे कि हम जब किसी डॉक्टर को के सामने क्यूरियस हो जाते थे,
कोई जिज्ञासा व्यक्त करते थे, तो एक जमाने साहब डॉक्टर कहते थे यार चुप रहो, डॉक्टर हमें कि तुम। अब वो बात देखने में नहीं आ रही, अब डॉक्टर समझाते हैं। मैंने बड़े बड़े एम्स में भी मैंने किसी का इलाज कराया कभी, तो डॉक्टर समझाते हैं कि नहीं ये बोन मेरो में ये हो गया, इसलिए आप ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, इसलिए अब ये करना पड़ेगा, इसलिए वो। तो ये एक मरीज के और डॉक्टर के रिलेशनशिप में एक क्वालिटेटिव चेंज मैं देख रहा हूं। देखो, जो आप बात कर रहे हो, पहले बचपन में उस समय एक फैमिली फिजिशियन का रोल होता था। एक फैमिली फिजिशियन था जो आपके पूरे खानदान को ट्रीट करता था, और वो फैमिली फिजिशियन का काम था उस फैमिली के बारे में पूरा जानना, उसके क्या घर में कौन कौन है, क्या क्या दिक्कतें हैं, उन सबको लेकर के वो साथ आगे चलता था। लेकिन आज वो फैमिली फिजिशियन का कंसेप्ट बहुत कम हो गया है। अब जरूर सरकार ने एक फैमिली मेडिसिन करके एक और कोर्स खोले हैं जहां पे इसको फिर से एनकरेजमेंट किया जा रहा है, या हमने एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके अंदर गए हैं कि मरीज हमारे गांव में जाकर के डायरेक्टली स्टूडेंट्स हमारे वहां पे पढ़ें। तो फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, फैमिली केयर प्रोग्राम हो गया, सारे जो प्रोग्राम है उसको एनकरेज करते हैं। लेकिन अब हम अगर आगे आते हैं, मरीज किस डॉक्टर को अच्छा समझता है? खाली वो नहीं कि जो अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसको समझता है जो उसको अच्छी ट्रीटमेंट दे और उसके साथ उसको पूरा समझाए कि उसको क्या बीमारी है, उसको एक्सप्लेन करे कि तुम यहां पे आए हो, तुम्हारा क्या इलाज है, क्या बीमारी है, कैसे हुई और क्या तुम्हारा प्रोग्नोसिस है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं, ये नहीं कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया। बात यह होनी चाहिए कि ये सारी ऑप्शंस हैं, इनमें से ये बेस्ट है, अगर तुम्हें न लगे तो ये सारा, ये एक बुफे सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम बुफे में जाते हैं, टेबल पे अलग अलग चीजें लगे, जो मुझे पसंद है मैं वो ले लूं, और यहां पे वो एक अच्छा डॉक्टर होता है जो कि पूरी एक्सप्लेनेशन करता है। जी डॉक्टर साहब, अब वापस पुराने विषय पे लौटते हैं जिसपे पहले बात कर रहे थे कि ये जो रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है, लेसर किडनी सर्जरी। अब पहले तो ऑपरेशन होता, पत्थर निकलता था अंदर से, अब ये बाहर से ही अपन लेजर किडनी से पत्थर तोड़ देते हैं, निकल जाता है। ये इसके कोई खतरे हैं और इसके क्या रिजल्ट्स हैं और क्या भविष्य इसका? देखो, मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा, कोई भी सर्जरी है एक प्रोसीजर है। इंस्ट्रूमेंट कर रहा है, लोग कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से कॉम्प्लिकेशन हुई, लेजर से कॉम्प्लिकेशन हुई। ना, इंस्ट्रूमेंट से कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। हर इंस्ट्रूमेंट, हर मशीन के पीछे एक हाथ होता है जी। वो हाथ को अगर इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं। हाथ के पीछे एक दिमाग भी होता है उसके, तो हर इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के पीछे हाथ है। जब तक उस हाथ को नहीं मालूम क्या करना है, अगर उसको नहीं मालूम तो इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लिकेशन करेगा। इसको कह के अगर मैं आगे बढ़ूं तो जो कई इलाके हैं मेरे शरीर में जहां पे मेरा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच सकता, छुपे इलाके हैं, अब उसको सहूलियत करने के लिए रोबोट आ गए। जो रोबोटिक सर्जरी है वो मेरे कई इनएक्सेसिबल एरियाज में जा सकता हूं मैं उनसे, लेकिन चलाने वाला फिर भी मेरा हाथ है जी। रोबोटिक सर्जरी से मैं दूर से भी सर्जरी करवा सकता हूं, क्योंकि कंसोल मेरा दूर है, हो सकता है दूसरे शहर से भी मैं करवा सकूं कल को जी। तो वो जो रोबोटिक कंट्रोल है उससे मैं आगे सर्जरी कर सकता हूं। रोबोटिक कंट्रोल मतलब रोबोट तो एज इफ यू आर देयर, एज इफ आई एम देयर। और रोबोट को हाथ चलता है, लेकिन हाथ को भी तो मैं चला रहा हूं ना। हाँ, जी, चाहे मैं नी रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, चाहे मैं हार्ट में कोई रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, वॉल रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, और कोई कॉम्प्लिकेटेड कैंसर सर्जरी कर रहा हूं या मुंह के अंदर सर्जरी कर रहा हूं, कंट्रोल मेरे पास है। वो कंट्रोल मैं कैसे करूं, बात फिर वही आती है कठपुतली वाली। जी जी। कठपुतली का नाच कितना सुंदर है वो कठपुतली वाले पे डिपेंड करता है, कठपुतली पे नहीं। कठपुतली सिर्फ एक कठपुतली है, उसको नचाने वाला वो उंगली वाला है। अब इसके बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल पड़ी है जी, और जगह जगह हमारे तो टीवी चैनल पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न्यूज पढ़ी जा रही है। अब ऐसी स्थिति आ गई है, तो ये कितनी तो मददगार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल साइंस में, इलाज में मरीजों के किन किन क्षेत्रों में मददगार है, और क्या इसके कोई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं आगे चलकर, न सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए बल्कि मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए भी? क्योंकि आप एक विजनरी व्यक्ति हैं, तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाहता हूं कि इलाज में और मेडिकल साइंसेज में तो इनका उपयोग है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी कुछ एआई का क्या भविष्य? सबसे पहले हम इसके नाम को एनालाइज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल कृत्रिम इंटेलिजेंस। अल्टीमेटली कोई भी मैं प्रोग्राम बनाता हूं, उसको बनाने के लिए, जब प्रोग्राम करने के लिए मेरे को इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स कहां से आएंगे? वो मेरी नॉलेज से आएंगे, वो नेचुरल नॉलेज से आएंगे। चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति की नॉलेज से मैं एक प्रोग्राम बना सकता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, दो शब्द हैं यहां पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब नॉर्मली क्या होता था, अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं तो मेरी नॉलेज जो है उस समय वो मेरे पूरी 100% मैंने उसकी ट्रीटमेंट में लगा दिया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने 50 लोगों की नॉलेज लिया, उसका निचोड़ निकाल के कंडेंस करके जी। मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। लोग कहते हैं साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डॉक्टर रिप्लेस हो जाएंगे, इंजीनियर रिप्लेस हो जाएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेशनल को रिप्लेस नहीं कर सकता जी। लेकिन एक बात है, अगर कोई प्रोफेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ना जाने या उसको ना अपनाए तो वो रिप्लेस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगी। जी। फिर वही बात आती है, अल्टीमेटली कोई चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसके अंदर भी एरर है, क्योंकि जब मैंने मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली है तो कुछ ना कुछ उसमें भी एरर आ सकता है। हो सकता है 99% एक्यूरेट हो, 98% एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेसी जो है वो फिर भी नहीं है। लेकिन इसमें जो मैं मॉड्यूल्स बनाऊंगा वो मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एटलीस्ट एक प्रिडिक्टिव मॉड्यूल्स बन सकते हैं। जो मेरा एक पहले होता था कि स्टैटिस्टिकल मैंने आपको दे दिया कि साहब ये कैंसर है, इसमें 80% लोग 5 साल जिएंगे, 60% लोग 3 साल जिएंगे, 5% लोग 1 साल जिएंगे, तो वो मैं स्टैटिस्टिकली जाता था। अब क्या हो गया, मैंने हजारों लाखों डेटा को कलेक्ट करके मैंने उसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी करके एक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक एल्गोरिदम क्रिएट किया। अब एल्गोरिदम एक शब्द है, तो 3 शब्द हो गए हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम। तो जब एल्गोरिदम मेरा होता है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो उससे मैं एक नतीजे पे पहुंचता हूं कि हां इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जो पहले मेरे पास कम ऑप्शंस थे, अब मेरे पास प्रिडिक्ट करने के ज्यादा ऑप्शंस आ गए। ऐसे ही डायग्नोसिस करने में भी एक्सरेज, ईसीजीज और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैं मशीन लर्निंग के थ्रू, जो मेरे इतने सारे मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी हैं, डेटा पड़ा है, मैं उनको फीड करके और उसमें मैं देखता हूं कि ये वाली फाइंडिंग है तो ये डायग्नोसिस हो सकता है, तो मेरे को उससे एक हेल्प मिलती है, तो आई कैन प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब, दुनिया तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हो सकता है जो बातें हम आज कर रहे हूँ कल ये भी इतिहास का विषय हो जाए, और हम रहें ना रहें लेकिन जो दुनिया है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, और पता नहीं आने वाली पीढ़ियां कैसा समाज देखेंगी, कैसी स्वस्थ जिंदगी जिएंगी, कौन सी बीमारियां देखेंगी और कौन से इलाज देखेंगे, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लेकिन आज के हालात में जो कुछ अद्यतनतम है, जो कुछ आधुनिकतम है, उसकी बात आज हमने की, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की कि उनके पास भी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है मन में, जो केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी पर, अखबार में पढ़ते हैं, उनके मन में भी कोई संख्या कोई आती है किस तरह की कोई जिज्ञासा आती है, तो शंका को, जिज्ञासा को कुछ हद तक समाधान करने की हमने आज कोशिश की है। दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, रोज नित नई बीमारियां, नित नए इलाज, नित नई मशीनें और एडवांसमेंट के साथ, नॉलेज की अपग्रेडेशन के साथ डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, विशेषज्ञ होंगे, स्पेशलिटी होगी, सुपर स्पेशलिटी होगी। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके साथ आगे बढ़ती जाएंगी। मानव सभ्यता अनंत काल से चलती आई, अनंत काल तक चलती रहेगी। पता नहीं किस दिन हम चांद के आगे बढ़कर मंगल तक पहुंचे, किस दिन हम सूरज तक पहुंचे। अनंत संभावनाओं के इस संसार में पत्थरों के युग से हम आज यहां तक पहुंचे, आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो आज का सबसे नया प्रयोग है, जो आज की सबसे नई जानकारी है, उसके साथ कदम ताल करना हमारा फर्ज है, हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं, किन परिस्थितियों में खड़े हैं, किन लोगों के साथ चल रहे हैं, समाज की क्या मूवमेंट है, क्या वैल्यूज हैं और क्या आधुनिकतम इक्विपमेंट्स हैं और नॉलेज का लेवल है। इस सबको आप जानते रहेंगे A1 टीवी के जरिए। इसी तरह हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर अरचल गुलाटी, वाइस चांसलर महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के और प्रेसिडेंट, और बहुत बड़े दिग्गज मेडिकल साइंस के, भारत की मेडिकल साइंस के एडमिनिस्ट्रेशन के भी दिग्गज आज हमारे बीच आए। A1 टीवी के दर्शकों से मुखातिब हुए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आपने कहा रहे ना रहे हम, लेकिन महका करेंगे जरूर। बिल्कुल जी, ये चलती रहेगी, अनंत काल से आ रही है। आपने कहा कदम से कदम बनाने हैं, लेकिन जो व्यक्ति कदम से कदम नहीं मिलाएगा, उसको जो परेड कमांडर है वो साइड पे कर देगा। कदम से कदम मिला करके चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल।